जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी का, जो कि इस समय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भारत के बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर। जयपुर के अंदर जो शुरू हुआ और लगातार कई मामलों में हम कहीं ना कहीं इस मुद्दे को किसी ना किसी फॉर्म में देख चुके हैं। और वो ऐसा नहीं है कि एक जगह है। जब भी इलेक्शन और खासकर कोई बड़ा इलेक्शन है तो जो हिजाब का मामला है वो किसी ना किसी तरीके से एकदम से बाहर निकल कर आता है और पूरे के पूरे भारत के डिस्कशन को, डिबेट को, मतलब डिस्कशन सिस्टम को चारों तरफ से घेर लेता है और सारा का सारा कैमरा उस पर जाकर फिट हो जाता है। अब दोबारा ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है हिजाब मामले में। एक बार पहले इसे देखते हैं, फिर ये पहन के मत आना कि है ना। हमसे नहीं बोला, उन्होंने प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो। ये क्या शादीशुदा लड़कियां, इनके लिए हिजाब मना करो। यहाँ पे कोई क्या हो गया कि एक जना बोलो क्या हुई थी? सियाराम जो ने क्या क्या मतलब सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। अब सर मेरा एक क्वेश्चन यही है यहां पर कि पहली बात, जब भी इलेक्शन आता है कोई ना कोई एक बयान दिया जाता है या हो सकता है कोई एक इशू कहीं किसी दूसरे कोने में क्रिएट होता है और वो बड़ा बवाल बनता है और उसके बाद डिस्कशन लंबी चौड़ी होती है। इलेक्शन गायब, मुद्दा गायब। एक दूसरा पक्ष ये कहता है, यानी हिंदू पक्ष ये कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि हिजाब पहनना हमारा अधिकार है, और हिंदू पक्ष उसको काउंटर करने के लिए ये कह रहा होता है कि देखो यार, ईरान में जो हिजाब है वो तो नहीं चल रहा। ईरान में तो जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। और एक जो हिजाब ना पहनने के मूवमेंट के लिए लड़की महसा अमीनी ईरान के अंदर मारी गई थी। अभी थोड़े दिन पहले एक और मर गई है जिसे मॉरल पुलिसिंग ने मार डाला है। तो सवाल अब यही है कि असलियत में अगर हम इसे प्रॉपरली देखें तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स, चलो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले को भी जोड़ लेते हैं, इनका मामला या इनकी एक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अरब और ईरानियन मुस्लिम से थोड़ी अलग चल रही है। क्योंकि अगर मैं अरब मुस्लिम्स का भी मामला देखूं यहां पर, तो मुझे यहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि स्थानीय विधायक के खिलाफ ये एक पार्टी अरब कंट्रीज में हो रही है और जिस तरीके से ओपनली म्यूजिक के ऊपर डांस किया जा रहा है, जबकि अरब कंट्रीज में म्यूजिक बैन होता है। अगर हम इन्हें देखें और बाकायदा एक हिंदुस्तानी गाने के ऊपर प्रॉपरली डांस किया जा रहा है और जिस एनर्जी के साथ डांस किया जा रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसका एक अलग पार्ट जो है ना, ये एक अरबी गाने में भी डांस हो रहा है इसी लेवल पे। आई एम नॉट श्योर कि है कौन सा गाना, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें तो मुझे एक अलग ही चीज यहां नजर आ रही है। अब हम इसे किस तरीके से देखें? इंडिया में सही है, अरब में सही है, दोनों एक दूसरे से साथ हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ड्रेस कोड के ऊपर एक और पार्ट के भैया ड्रेस कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में हो, स्कूल में हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी एग्जामिनेशन हॉल की भी है। एग्जामिनेशन हॉल में हिंदू बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? दुपट्टा, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछुए और अंगूठी, कान की बालियां, यहां तक कि माथे का सिंदूर और ये टीका, बिंदी और सिंदूर तक साफ करवा दिया जाता है कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। जबकि सिंदूर में कौन सी वाली नकल होती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ, और ये तो हमारे टाइम पे भी था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम अगर कोई आता है तो चाहे वो टोपी पहने, देयर इज नो प्रॉब्लम, ताबीज पहने, देयर इज नो प्रॉब्लम, बुर्का पहने, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब ये भी एक कलेश है। तो ये मामला कहां है? लॉ क्या कह रहा है? अथॉरिटीज क्या बिहेव कर रही हैं? पॉलिटिक्स कहां जा रही है? और रियलिटी में रिलीजन कहां खड़ा हुआ है? इस चीज के ऊपर मैं आपसे एक बहुत ही डीप डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस मामले को प्रोवोकेटिव हम नहीं रखेंगे, और जो है ना, जिसके पास बुद्धि होगी ना, इस मामले को, हमारी डिबेट को कम से कम वो सुनेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता
कोई कम बुद्धि वाला इसे सुने और वो चाहे कि इसे कुछ हम ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, उनको मसाला चाहिए तो हम मसाला नहीं बेचने के लिए बैठे हुए, उनको तो मैं अभी कह रहा हूं गेट लॉस्ट सर। देखिए ऐसा है हरि जी कि ये मामला इतना पेचीदा कर दिया है हमारे स्कॉलर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन लास्ट 75 ईयर्स। 200-250 साल पहले भी था, लेकिन ये ना पिछले 75 साल में जो नैरेटिव बनाया उन्होंने, उस नैरेटिव में आउटसाइडर इनसाइडर को उन्होंने कंफ्यूज किया, और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लोग भी शामिल थे। ठीक, मैंने एक जजमेंट पढ़ा, उस जजमेंट में लिखा गया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट। 10,000 साल पहले यहाँ पे लोग आए थे, जैसे अमेरिका में। ये नहीं बताया हालांकि उस जजमेंट में, थैंक गॉड, कि कहाँ से आए थे, बट ये बताया गया कि लैंड ऑफ इमिग्रेंट है ये। ठीक है ना? अच्छा, क्यों प्रूव करना चाहते हो इंडिया को लैंड ऑफ इमिग्रेंट? ये बात आपको समझना पड़ेगी। देखिए, इसको ना समझते हैं हम ऐसे, बाबरनामा में पढ़े तो बाबर खुद कहता है कि जब मैं जा रहा था हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म होता है। बाबरनामा में उसने बताया हिंदुस्तान, तो उस समय तो हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था, उसके कब के पहले खत्म हुआ वो बात अलग है। उस जब बाबर आया उस समय हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था, उस समय हिंदुस्तान की जनता एग्जिस्ट करती थी, और उस समय जो बाबर के जो कल्चर के लोग थे वो यहां नहीं आए थे, सबसे पहली बात। तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करें, जो इंडिया में पहला मुसलमान बना होगा आदमी, उसका पूरा परिवार या पूरा गांव तो बना नहीं होगा। तो अब मान लीजिए एक मिस्टर मिश्रा जी का परिवार जो है वो पूरा मुसलमान बन गया, और उनका दूसरा जो परिवार का हिस्सा था वो बच गया, क्योंकि वो वहां से 200 किलोमीटर दूर किसी जगह रहता था। अब ये बताइए कि जब मिश्रा जी का परिवार मुसलमान बन गया और जो दूसरे वाले मिश्रा जी हैं वो आए अपने पास, उन्होंने कहा यार ये जो हमारी पारिवारिक जायदाद है, अब जरा इसका बंटवारा किया जाए। तो जो मिश्रा जी कजन, जो पहले मिश्रा जी हैं जो कन्वर्ट हो गए, वो कह रहे हैं यार इस्लाम से लगेगा क्या? दूसरे वाले मिश्रा जी कह रहे हैं यार कि भाई ये क्या होता है, हमारे तो देश में सदियों से ये लॉ लगता आया है। तो हमारे यहाँ के लोगों ने हिंदू मुसलमान करके बताना शुरू किया। जो बाहर के आक्रांता आए उनको तुर्क, उनको मंगोल, उनको जो मुस्लिम के नाम पे आए उनको तो बोल दिया एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का भारत में आगमन, जैसे बहुत अच्छे तरीके से आया। ठीक है ना? तो उन्होंने मुसलमान को एक यूनिट बना दिया, हर मुसलमान को, चाहे वो मुगली मुसलमान हो, अफगानी मुसलमान हो, चाहे वो फारसी मुसलमान हो, अरबी मुसलमान हो, वो उन्होंने मुसलमानों को एक यूनिट बना दिया, जैसे सब मुसलमानों की प्रैक्टिस एक थी। और यहां के लोकल लोगों को उन्होंने हिंदू बना दिया, और उसके बाद इंप्रेशन ऐसा दिया जिसको अब आज की डेट में समझना इतना काउंटर इंट्यूटिव हो रखा है कि बेसिकली जो लोकल हिंदू मुसलमान बना वो अब उसको कह रहे वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है। जो बाहर का मुसलमान आया वो मुसलमान नहीं आया। वो ये भी कहेंगे कि वो तो राजा थे, बादशाह थे, उनकी तो बादशाही चलती थी, वो इस्लाम के नाम पे नहीं आए। तो जब इस्लाम के नाम पे नहीं आए तो तुम उनको मुस्लिम क्यों कहते हो, और एडवेंट ऑफ इस्लाम क्यों कहते हो उनके साथ आए हुए? इस्लाम ऑफिशियली इंडिया में कब लेके आया गया, कैसे तुमको पता चला? दोनों नैरेटिव कैसे दोगे कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बादशाहती थी, राजा रजवाड़े थे, आपस में लड़े। चलो भाई, मैंने मान लिया राजा रजवाड़े थे, आपस में लड़े, तो फिर ये क्यों लिख रहे हो कि एडवेंट ऑफ इस्लाम? तो ये कहो कि वो तुर्क आया, फिर वो कहो कि उसने जो भी वो किया, जो भी अत्याचार किए वो उसने किसी रिलीजन से प्रभावित होकर नहीं किए, और अगर किए तो फिर उसको बताओ कि वो भाई जब तुम उनको तुम मुसलमान के रूप में ट्रीट कर रहे हो तो फिर जनता को ये बताओ कि वो आउटसाइडर थे, इनसाइडर नहीं थे। ये जो इंडियन और हमारे लीगल सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो गई, हिंदू लॉ को ये, तो इससे ये हिंदू लॉ से ये प्रूव होता है कि हिंदुओं का रिलीजियस का लॉ है और यहाँ के लैंड के में दूसरे लोग हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि जो इंडिया का हिंदू था, जैसे बाबर को तो इंडिया के हिंदू लॉ के या भारतीय लॉ के बारे में तो नहीं पता था। ठीक है ना? बाबर को तो नहीं पता था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कैसे होता है, यहाँ पे जो शादी होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे महिलाओं को तलाक का अधिकार है कि नहीं है, या यहाँ पे शादियों का तलाक होता है कि नहीं है। मुश्किल से 700-800 साल पहले किसी को नहीं पता था कि तलाक नाम का कोई कंसेप्ट होता है हमारी सोसाइटी में।
फिर जब आपने लोगों को कन्वर्ट किया तो आप कह रहे हो ये इस्लामिक लॉ है, होना ये चाहिए। अब जैसे मैं जाकर के किसी देश में, अमेरिका में चला जाऊं तो अमेरिका मेरे हिसाब से अपना लॉ तो नहीं बनाएगा। अगर वहां के 10 लोग हिंदू कन्वर्ट भी हो गए तो वो तो गवर्न तो अमेरिकन लॉ से होंगे, कि उनके लिए अब वो ऐसा प्रूफ किया जाएगा कि ये जो लॉ है ये बेसिकली यहाँ का लोकल लॉ है। भाई तुम ये नहीं बता रहे हो कि इन लॉज का जो ओरिजिन है वो अरेबिया है, इन कस्टम्स का जो ओरिजिन है वो अरेबिया है। आपके लॉज और इनके लॉज में कॉन्फ्लिक्शन है। जैसे इस्लाम का जो लॉ आया, अरबी लॉ, उसमें तलाक दिया जा सकता है अपनी बीवी को बिना किसी ग्राउंड के। इंडिया में तलाक दिया नहीं जा सकता था। इंडियन लॉ में अब जो इंडिया में, जैसे अब हम सऊदी अरेबिया चले जाए, हम हिंदू है तो वो हमको हिंदू लॉ प्रैक्टिस करने देंगे क्या? नहीं देंगे हिंदू लॉ। तो हर कंट्री का लॉज डेवलप हुआ, इसको उन्होंने इंडियन लॉ कहने की जगह, भारतीय लॉ कहने की जगह हिंदू लॉ कह दिया। अब वो ये भी ना बताए कि जो आदमी कन्वर्ट हुआ होगा उसके आधे परिवार के लोग हिंदू थे, आधे परिवार के लोग मुसलमान थे, तो वो लॉ कैसे अलग कर दोगे? रिलीजन तो पर्सनल मैटर है। उसने चलो भगवान राम को छोड़ के अल्लाह से अपनी दोस्ती कर ली। पर क्वेश्चन यहाँ पे अल्लाह से दोस्ती कर ली वो प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि कई लोग हैं, जैसे मैं हूं, मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, मेरे भैया मानते हैं, लेकिन हमारा जो परिवार का बंटवारा होगा मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा, भगवान के मानने से कोई लेना देना नहीं है हमारा। आप समझे? तो अब उस परिवार में जिसमें एक सज्जन तो मुसलमान बन गए, उनका दूसरा, ये ऐसे आपके राजस्थान में या यूपी में कई परिवार हैं। एक बहुत बड़ा यूपी का परिवार है जिनके आधा खानदान मुसलमान है, आधा खानदान वो है, वो शायद मेरठ में या कहीं पे है, वो इलेक्शन भी जीतती हैं, वो एमपी का इलेक्शन जीती थी, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उनके दोनों अपने, एक भाई जो है मुस्लिम हो गया, एक भाई हिंदू हो गया, जो वो कन्वर्ट नहीं हुआ वो वही रहा। तो अरब के द्वारा जो अरब का लॉ आया, ये बताओ कि वो अरबिया का लॉ है, इसको मुस्लिम लॉ करके कैसे पढ़ा रहे हो तुम? उसको अरेबिक लॉ करके पढ़ाओ। तो पॉइंट ये है कि बच्चे यहाँ के कल्चर के नाम पे कंफ्यूज हो गए। वो इंडिया को एक एंटिटी देखना नहीं चाहते, और हमारे स्कॉलर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद इस फ्रॉड को परपेचुएट किया। उन्होंने दिमागों में बच्चों के ये बातें डाली कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि मुगल हमारे अपने इसलिए नहीं है क्योंकि वो 400 साल पहले आए, तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम 10,000 साल पहले आए। आज मेरी एक अपनी बच्ची के साथ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डिस्कशन हो रही थी, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा यार कि वो, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यहाँ पे दलित रहते थे और ब्राह्मण आए, उन्होंने हमें दलित बना दिया। हमने कहा बिना ब्राह्मणों के को एग्जिस्टेंस के दलित हो नहीं सकता, क्योंकि दलित वैदिक कॉन्सेप्ट में आता है कि इंसान के कुछ इंसान ब्राह्मण है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ दलित है। तो वो ब्राह्मण कोई आएगा ही नहीं, वो बेसिकली वैदिक सिस्टम से आएगा। और यदि ब्राह्मण बाहर से आया तो वो आपको दलित नहीं कहेगा, वो आपको मलेच्छ कहेगा। दलित और मलेच्छ में जीवन और मरण का अंतर है। कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, इसको समझना पड़ेगा। जब यमनी आए और बाहर के लोगों ने आए तो हमारी किताबों ने उनको मलेच्छ कहा, दलित नहीं कहा। मलेच्छ इज अ वर्ड फॉर आउटसाइडर। तो तुम ये भी कह रहे हो कि वो ब्राह्मण थे, वो बाहर से आए, तो तुम, अगर वो बाहर से आए थे तो अगर उनकी टर्मिनोलॉजी मलिक्षित की थी तो वो उन्होंने लोकल लोगों को मलिक्ष क्यों नहीं कहा? झूठ कितना बोलोगे यार? हर झूठ को पंक्चर किया जाएगा जो भी आदमी सोच सकता है। अगर दलित को पहले को एग्जिस्ट करता था तो वो दलित कैसे था जब ब्राह्मण ही नहीं थे? और ब्राह्मण कोई कैसे आ जाएगा? क्योंकि भाई ये कौन सा वेद है कि जहां पे सारे ही ब्राह्मण क्रिएट होते? वहां पे अभी वैदिक लाइफ कहां है? वहां के ब्राह्मण कहां गए? वहां के लोग अब ब्राह्मण क्यों नहीं है? जहां से ये लोग आए थे, अगर वो लोग वैदिक सिस्टम लेकर के आए थे तो वहां पे वैदिक सिस्टम तो अभी दिख नहीं रहा मुझे भैया। कुछ तो रेमिनेंट होगा, वो कोई रेमिनेंट नहीं है। वहां पे टेंगरिज्म पाई जा रही है, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस है इंडियन लाइफस्टाइल का, मगर वो जो वैदिक कोर प्रैक्टिस है वो तो यहीं पाई जाती है भाई। तो अगर बाहर से आया, सेंट्रल एशिया से कोई ब्राह्मण करके कम्युनिटी आ गई और उन्होंने साउथ में या नॉर्थ में लोगों को दबाया, तो वो वैदिक सिस्टम में ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण के लिए तो वेद का प्री एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो वेद अगर सेंट्रल एशिया में पहले आया तो वहां पे वैदिक लाइफस्टाइल के बाकी जात व्यवस्था क्यों नहीं मिलती है? तो ब्राह्मण बाद में आया और ब्राह्मण बाद में आया, दलित पहले बन गए, ऐसे कैसे हो सकता है? और जब अगर दलित बन गए तो फिर अगर बाहर वाला ब्राह्मण है वो तो जब जो तुर्की आ रहे हैं, यमनी आ रहे हैं, उनको वो मलेच्छ कह रहा है। और जो कि आप उससे भी देख सकते हैं, किताबुल अल हिंद में भी ये बात यूज हो रहा है। तो जब ब्राह्मण बाहर से आए तो उन्होंने लोकल इंडियंस को मलेच्छ क्यों नहीं कहा कि ये बाहरी हैं? क्योंकि उसके लोग तो थे नहीं।
तो ये जो चाणक्य था ये क्यों गया मगध में और कहा कि तुम हमारे यहाँ के हमारी टेरिटरी को बचाओ धनंद यमुनियों से, ग्रीक से, अगर वो बाहर का था तो? कब उसको ये पता चला चाणक्य को कि ये टेरी कम से कम 3,500 साल पुराना तो चाणक्य है। चाणक्य को उस दिन तो आभास नहीं हुआ होगा, चाणक्य को भी कई साल पहले से पता होगा कि ये टेरिटरी भारत है। तो इतना कंफ्यूज कर दिया, ये बच्चों की दोष ही नहीं है। जो काम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद इंडिया का आइडिया बताया जाना चाहिए था, उन्होंने बता दिया इंडिया हिंदुओं का घर नहीं है, ये 600-700 साल पहले इस्लाम है, इससे इंडिया बना है। ये जो एकम, ये भाई मैं कई जगह बोलता हूं और बार बार बोलते रहना चाहिए कि भारत की तो यार 5-6 डेफिनेशंस तो मैंने ढूंढ के निकाली जो हजारों साल पुरानी है, और एक तो मुझे जबान ही याद है, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण में लिखा है, और ये ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन लिखा उस दिन भारत बना। भारत तो सदियों साल से पहले बन गया। वेद के आने का जो वेद का कंपाइलेशन हुआ रिटन में, क्योंकि वेद तो श्रुति में आया, वो तो सुना गया। तो इंसान ने जब लिखने की कला सीखी उसके पहले से वो चला आ रहा है। तो कितना झूठ बोलोगे यार। चलो अगर कोई आया भी, सब बाहर से आओगे, लेकिन जब आने के बाद उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, इस एरिया को अपना कह दिया, सबका एरिया मानने को तैयार है। सेंट्रल एशिया में जाकर जरा देख लो, वो वीजा दे रहे हैं क्या सबको अपना बना रहे हैं? सेंट्रल एशिया में मंदिर बनाने देते हैं वो। तो ये दिस इज अ फ्रॉड कमिटेड बाय द इंडियंस। मैंने जजमेंट्स में ये पढ़ा और मेरा दिमाग घूम गया। तो पॉइंट ये है कि बच्चे कंफ्यूज हैं। उनको बताया गया है कि तुम इंडियन, सिर्फ एक चीज को प्रूव, एडवेंट ऑफ इस्लाम को इंडियंस दिखाने के लिए सबको बाहरी दिखा दो। सोचिए द ब्यूटी ऑफ द लॉजिक दोज पीपल रिजॉर्टेड टू, कि एक बाहरी चीज को इंटरनल दिखाने के लिए ये प्रूफ करने की जगह कि वो इंटरनल है, ये प्रूफ कर दो सब बाहरी है। हम सब बाहरी हो गए, बिना ये बताए कि दलित कैसे हो सकते हैं जिस सोसाइटी में ब्राह्मण ना हो। सब दलित थे, ब्राह्मण बाद में आए, आदिवासी थे, ब्राह्मण बाद में आए। तो ब्राह्मण जहां से आए वहां वेद क्यों नहीं? वहां के दलित कहां गए? क्योंकि ब्राह्मण तो जहां भी होंगे वो वैदिक सिस्टम में 4 वर्णों की क्रिएशन होगी। वहां के दलित कहां गए? वहां के क्षत्रिय कहां गए? वहां के वैश्य कहां गए? और ये कैसे हो रहा है कि ब्राह्मण एग्जिस्ट नहीं करते, दलित एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्राइबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? What they have done to India is unforgivable. अब इसमें लास्ट चीज ये कि अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे मेरे जैसे जानकार हैं, दोस्त हैं, वो बताते हैं, या उनके घर जाएं तो उनकी कई बार उनकी दादियां भी कहती हैं कि यार हमने तो कभी बुर्का पहना ही नहीं, ये पता नहीं क्यों नए नए पहन रहे हैं, मुस्लिम्स हैं ये, वो कह रहे हैं। तो मुझे ये जियोपॉलिटिकल मूव और एक तरीके से लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक सोशल डिवाइड क्रिएट किया जाए, और उसमें वो फॉरेन कंट्रीज जो वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं कि आज के दिन हमारे यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सोशल डिवाइड को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो कामयाब हो चुके हैं, और ड्रेस के नाम पर हम लोग ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन जो वो डिस्कस ही नहीं हो पा रहे। देखिए ऐसा है कि इस्लाम से ज्यादा जो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है ना, जो इसको परपेचुएट करती है, ठीक है ना, इस्लाम कभी नहीं क्लेम करेगा कि हम यहाँ के हो, तो जानता है अरेबिया के, उसको लेफ्टिस्ट बता करो कि तुम यहाँ के हो। जो कन्विंस्ड है कार्ल मार्क्स से कि इंडियन जो लाइफस्टाइल है इसको डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट होना, ये मैंने कई बार दिखा दिया है कि कार्ल मार्क्स ने भारतीयों को लेकर के क्या कहा, something that that everyone should know। तो आपको लीजिए, मैं आपको भी दिखा देता हूं, यदि आपके चैनल पे कभी नहीं दिखाइए लोग कार्ल मार्क्स जो फैन है वो क्या कहता है। कार्ल मार्क्स दिख रहा जी? ये आर्टिकल देखिए, वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स
53 द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन ऑन 22 जुलाई 1853, पब्लिश था न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में। 8 अगस्त को ये लिखा गया था और ये रिप्रिंट हुआ फिर 9 अगस्त को। ठीक है, तो इसके पहले ये 2 पार्ट में है, मगर मैंने दूसरा वाला पार्ट शो किया। हाउ केम इट दैट इंग्लिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंग्लिश सुप्रीमेसी भारत में कैसे एस्टैब्लिश हुई? The paramount power of great Mughal was broken by Mughal viceroys. जो मुगलों की जो पैरामाउंट पावर थी उसको मुगल वॉइसरॉयज ने तोड़ दिया था। यानी मुगल वीक हो चुके थे, उनके जो नवाब और इस सब के तरह से जो लोग हो रहे थे, निजाम का नवाब, इधर हुमायूं और ये टिप्पू सुल्तान का जो बाप था, या इधर उधर जो उनके वाइसरॉयज थे, उन्होंने मुगलों की शक्ति को तोड़ दिया था। मुगल तो मुश्किल से 150 पौने 200 साल का खेल था इंडिया में, और वो भी लिमिटेड पार्ट ऑफ इंडिया। The power of the viceroys was broken by the Marathas. अच्छा, ये मानने को तैयार है मराठाओं ने मुगलों से छीन चुके थे, मुगलों को खत्म कर दिया था। ये हमारी हिस्ट्री में बताया नहीं। हमारी यहाँ की हिस्ट्री के पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आता कि मुगलों ने मराठाओं ने मुगलों को डेसिमेट कर दिया था। चलिए कम से कम कार्ल मार्क्स की मान लें। The power of Marathas was then broken by Afghans, and while all were struggling against all, तो उन्होंने कहा कि मराठाओं को अफगान ने तोड़ा। जो मराठा अफगान वॉर हुआ था पानीपत में, उसकी बात कर रहा है, जो कि लिमिटेड पार्ट में होता है। एंड while all were struggling against all, और ये जो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, the Britain rushed in and enabled to subdue them all. तब ब्रिटेन आया और ब्रिटेन ने सबको दबा दिया। A country not only divided between Mohammedan and Hindu, but between tribe and tribe, between caste and caste. A society framework was based on a sort of equilibrium resulting from a general repulsion and constitutional exclusiveness between all its members. वो क्या कह रहा है, ये कंट्री जो थी, वहां से बैठ के हमें बता रहा, हम कास्ट में डिवाइड थे, ट्राइबल में डिवाइडेड थे। इंडिया की किताब आप पढ़ लीजिए, ये कार्ल मार्क्स जैसों के रिटन वर्क के पहले, क्योंकि ट्राइब इज एन एसेंशियली बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। इंडिया की लोकल बुक में आपको ट्राइब का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता। इंडिया की बुक में इंसानों को वेद ने 4 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। कोई ट्राइबल की जगह नहीं है। इट्स एन एक्सपोर्टेड आइडियोलॉजी, इट्स एन एक्सपोर्टेड वर्ड, इट्स एन एक्सपोर्टेड कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर थेप दिया है। और हमारे की लोग भी मान लुके कि हम भैया ट्राइबल हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बता दिया। वेद में ट्राइबल वर्ड का कहीं आता है? जब उसने कह दिया इंसान 4 तरीके से कर्मों के आधार पर डिवाइड हो सकते हैं, तो वो कहीं भी रह रहा हो, उसने कहा क्या ये शहरों में रहने वाले ब्राह्मण बनेंगे और जो है गांव में रहने वाले वो ट्राइबल बन जाएंगे? ट्राइबल की व्यवस्था होती तो वेद बताता ना कि भाई इंसानों में एक ट्राइबल भी भगवान ने बनाया है। फ्रॉड पे फ्रॉड किया। वहां ट्राइबल इज अ कॉन्सेप्ट एसेंशियल टू बाइबल। जैसे मोजेस एक ट्राइब के उसका नेता था, अरब एक ट्राइब है, जूडा एक ट्राइब थी। जो बिब्लिकल आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, उसमें हर ट्राइब को उनका वो दिया गया है लॉज। हमारे यहाँ ट्राइब का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ मानवता को, उसी ट्राइब को वो नेशन कहते हैं। हमारे यहाँ मानवता को कर्म, ये कास्ट या वर्ण में डिवाइड किया। उन्होंने मानवता को ट्राइब में डिवाइड किया। और उन्होंने, चूंकि वो ट्राइब को समझते थे, वो कास्ट को नहीं समझ पाए, वो यहाँ वर्ण को नहीं समझ पाए, उन्होंने ट्राइबल सिस्टम यहाँ लगाया। चूंकि इंडिया की जो वेद है, इसने वे ऑफ लाइफ नहीं प्रोड्यूस किया। कई मूर्ख लोग कहते हैं इंडिया इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अरे भाई, इट इज नॉट। आप मीट खाते हैं हरिमोहन जी? नॉनवेज मतलब नहीं बैठता। आप नहीं खाते। मेरा जो दोस्त है वो जबा के खाता है, पिग भी खाता है और सब कुछ खाता है, पर कहता अपने आप को हिंदू है, मुसलमान आइडेंटिफाई नहीं करता। वो, उसकी लाइफ और आपकी लाइफ सेम है। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ में खाना आएगा ना। अच्छा चलिए, आप भगवान में विश्वास रखते हैं? पूरा साहब, अटूट। ठीक, मैं नहीं रखता। अब हमारी और आपकी वे ऑफ लाइफ अलग है, तो कहां से हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ हो गई? कोई एक साला वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म है ही नहीं। मैं कह रहा हूं भगवान नहीं, आप कह रहे हो यार अटूट है, यार भगवान होता है यार। आप कह रहे हो यार मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, सामने वाला कह रहा है यार मैं तो दबा के खाऊंगा। अरे भाई, इंडिया इज हिंदुइज्म या सनातनी व्यवस्था वे ऑफ लाइफ नहीं है। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है। क्योंकि वे ऑफ लाइफ में बताओ तो कि वे ऑफ लाइफ में वे है क्या? इंडियन वेद ने कभी भी प्रिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं, उसने डिस्क्रिप्शन दिया, तो वे ऑफ लाइफ देगा ही नहीं। वो वैल्यू सिस्टम दिया।
आप समझ रहे हैं ना? आप जरा, आप राजस्थानी हो, राजस्थानी वे ऑफ लाइफ और जो तमिलियन वे ऑफ लाइफ सेम है? नहीं है। जो आपने समुद्र देखा नहीं होगा और जो तमिलनाडु है वो तो 2 तरफ से 3 तरफ से पूरा समुद्रों से घिरा है, उनकी लाइफस्टाइल और आपकी लाइफस्टाइल सेम हो जाएगी। आपने जो दिल्ली में या राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो लोग तो बालू वालू देखते हैं, और जो कश्मीर में रहने वाला उसने आज तक बालू नहीं देखा, वो तो साला बर्फ देख रहा है। उसकी वे ऑफ लाइफ और आपकी वे ऑफ लाइफ एक हो जाएगी? होगी नहीं। हिंदुइज्म सनातन वे ऑफ लाइफ था ही नहीं। उसने कहा तुम अपना वे ऑफ लाइफ स्वयं डिटरमाइन करो। इसीलिए इतने कल्चर डेवलप हो गए यहां पे, इसीलिए इतने कल्चर डेवलप हुए, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि तुम चाहे यम को अपना भगवान मानो, इंद्र को मानो या किसी को भी, एकम सद बहुधा विप्राहा वदंती, सत्य एक है, बताने के तरीके अलग अलग। तो भगवानों को लेकर ना लड़ो। इसलिए प्लूरलिज्म यहां पे बना, लोगों ने अपने अपने भगवान बनाए और उन भगवानों में लेके आपस में लड़ाइयां नहीं हुई। लेकिन जो जूड्स की जो या जूइश जो पहला रिलीजन आया, देखिए इस्लाम में जो उनके वो आए हैं जिसको वो लोग रसूल या नबी कहते हैं, जुडाइज्म से शुरू होता है। 2 तरह के, एक जिनको लॉ मिला, एक वो जिनको लॉ नहीं मिला, ठीक है ना? तो मोसेस को लॉ मिला, बाकियों को लॉ नहीं मिला। तो उनके लॉ में गवर्नमेंट हुआ ये कि उनकी, देखिए यही है, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, 10 कमांडमेंट को पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, तो उस कमांडमेंट की प्रॉब्लम ये थी कि उनके लॉज में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, वो क्लियर नहीं थे, 1 लाइनर लॉ थे। अब जैसे हमारे यहाँ पे कहा कि भाई आप जैसे एकम सद बहुधा विप्रिय, मैं इसको दिखाता हूं, पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं, एकम सद बहुधा विप्राहा वदंती, इसका फुल अगर आप देखें, फुल वर्स जो है वो ये कहता है, इंद्रम मित्रम, ये शेयर कर देता हूं मैं, इंद्रम मित्रम वरुणाम अग्नि हुरथौ दिव्यः संपूर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यज्ञिम यम मातृश्वन माहु. They called him Indra, Mitra, Varuna, Agni, and he is heavenly Garud, who has beautiful wings. The truth is one, but the sages or learned ones call it by many names or described him in many ways. They call him Agni, Yam, Matsya, and Bra. अच्छा, अब जूस से क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी और फिर उसी जूस से इस्लाम आया। उन्होंने ये बात को कहने में कंफ्यूजन की, तो जूस का भगवान और बाकी हाशिम से वो अल्लाह बन गया। लोगों को कंफ्यूजन हो गई कौन सा भगवान सही है। बेसिक पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा था वो ये कि ये जो कंफ्यूजन है हमारे लोगों में कि उन्होंने रिलीजन तो ले लिया, पर वो रिलीजन को नेशन समझने की गलती कर रहे हैं। उनका नेशन इंडिया है, उनका पहनावा इंडियन है, उनका चाल चलन इंडियन है, उनकी सोच इंडियन है, उनका वैल्यू सिस्टम इंडियन है। और मेरी बहनें अगर बुर्का पहनना चाहती हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पहनो। स्कूल कॉलेजेस में जहां पे मना है वहां छोड़ दे, बाकी जगह आप पहने, क्योंकि डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। खैर एनीवेज, तो ये देखिए ये क्या कहते हैं हमारे परम प्रिय कार्ल मार्क्स साहब। वो कहते हैं Arab, Turks, Tatars, Mughals who had successively overrun India soon became Hinduized. वो बोले अरब, तुर्क, ये देखिए ये मुस्लिम नहीं यूज कर रहा, इन इन्वेडर्स के लिए ये वर्ड यूज कर रहा है अरब। आपने वो हटा दिया क्या? उसको शेयर कर दिया फिर से। वो ये क्या कह रहा है, अरब, टर्क्स, टाटर्स, मुगल्स who had successively overrun India soon became Hinduized. उन्होंने कहा कि ये सबको इंडियंस ने हिंदुआइज बना दिया। The barbarian conquerors being by an eternal law of history conquered themselves by the superior civilization. तो वो कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर थी, तो उन्होंने सारे बारबेरियंस को, बाय द वे वो अरब्स को बारबेरियन कह रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस्लाम आ चुका था। वो अरब्स को बारबेरियन कह रहा है, आज की जमाने में होता तो उसके ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती। The British were the first conquerors superior and therefore inaccessible to him. अब ब्रिटिशर सुपीरियर थे हमसे भाई, क्यों थे ये उन्होंने नहीं बताया। मान लीजिए कि वो ब्रिटिशर्स थे तो वो सुपीरियर्स थे, इनएक्सेसिबल टू हिंदू सिविलाइजेशंस।
They destroyed it by breaking up the native communities. उन्होंने हिंदुइज्म को कैसे तोड़ा? बाय ब्रेकिंग अप द नेटिव कम्युनिटीज। जो नेटिव लोग थे उनको कम्युनिटियों में उन्होंने, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ट्राइबल हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम साउथ इंडियन, ये उन्होंने तोड़ा। By the superior civilization of their subjects, the British were the first conquered superior. They were breaking up the native communities by uprooting their native industry and by leveling all that was great and elevated in the native society. हर चीज को ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय किया। सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी, सबको उन्होंने कम्युनिटीज को डिवाइड करना शुरू किया। तुम साउथ इंडियन हो, तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम जाट हो, तुम वॉरियर हो, तुम नॉन वॉरियर हो, ये वो करके दलित हो, ब्राह्मण हो, ये सब कर दिया उन्होंने। तो पॉइंट ये है कि आप इसको अगर पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स ये कहता है इंडियन सिविलाइजेशन को तो डिस्ट्रॉय करना है। जो लोग मार्क्सिस्ट हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन से नफरत करेंगे और वो यूरोप की सराहना करेंगे बार बार। आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान का जो वर्ग है जो इस्लाम से उतना ज्यादा प्रभावित नहीं है, वो यूरोप की बड़ी तारीफ करता है, मगर इंडिया को गाली देना नहीं भूलता। इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट हैं वो इंडिया के नेटिव हिंदुइज्म के एनीथिंग को वो गाली देना नहीं भूलते। तो इन बच्चों की गलती नहीं है, ये तो बच्चे हमारे, इनको तो समझाया जा सकता है। आपको उस आइडियोलॉजी से लड़ना पड़ेगा जो इन लोगों को दिग्भ्रमित करती है। जी, तो दोस्तों इस तरीके से देखा कि बॉटम लाइन जो है वो यही है कि असलियत में धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म और कल्चर अलग अलग चीजें हैं। कल्चर भारतीय है, धर्म इस्लाम है। यहाँ भारत में रहने वाले लोग कल्चरली भारतीय हैं तो इसको फॉलो करेंगे। धर्म इस्लाम नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करें भाई। वे ऑफ लाइफ जो आप कह रहे हैं, इंडिया धर्म तो ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिलीजन के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं आपको 1 मिनट लूंगा बस। इंडिया में चूंकि ये गॉड गिवन लॉ नहीं था, इंडियन को पता ही नहीं है, इसलिए इंडिया में आज तक बिलीवर के लिए सही वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ ईमान का वर्ड होता है ऑनेस्ट, उनके लिए ईमान इज अ डिफरेंट थिंग। हमको, हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में। ना तो रिलीजन के लिए वर्ड है हमारे पास, ना तो बिलीवर के लिए वर्ड है, क्योंकि बिलीवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। धर्म देखिए, राजा मुसलमान हो उसका धर्म वही रहेगा भाई। लड़की को मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म रिलीजन हो जाएगा। धर्म इज एन एंटायरली, पिता का धर्म, माता का धर्म, राजा का धर्म, बेटी का धर्म। धर्म इज नॉट एन इक्विवेलेंट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, रिलीजन तो ठीक रहेगा सर, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में वर्ड ही नहीं है। इंडियंस को पता ही नहीं है रिलीजन का सही वर्ड क्या है, क्योंकि इंडिया में रिलीजन था नहीं तो वर्ड ही नहीं है। फिलॉसफी है, वी वर द पीपल ऑफ फिलोसोफर्स। फिलॉसफी होती है तो लॉज अपने आप बन जाते हैं। लॉज हमारे यहाँ कभी भी गॉड के लिए नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा मैंने फिलॉसफी दे दी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, लॉ तुम बना लो। बाकी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं दिया, सीधा लॉ ही दे दिया। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे आर्टिकल 246 में कहा कि ये पार्लियामेंट है और ये स्टेट लेजिस्लेचर है, लॉ बना लो। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, जो वेद ने कहा कि एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, बना लो अपने अपने गॉड, अपने अपने तरीके से चलो, हमें कोई तरीका प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इंडिया ने इतनी भाषाओं को, सबके क ख ग जरूर है, लेकिन हर भाषा से, एक क ख ग से अलग अलग भाषाओं को उन्होंने डेवलप करने दिया, कभी एक भाषा नहीं बनाई। Religion is a rule of, in religion is a law given by the God. India में there was never a religion, there was never a law given by a God. God merely told you who are you, how the world came into existence, describe किया, prescribe नहीं किया है। जी, तो शॉर्ट में ये है, कल्चर का पार्ट है, कल्चर की लड़ाई है। अरेबिक कल्चर को जीना चाह रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसी वजह से दोनों मामलों में। और मजे की बात यह है कि अरब ही अपने कल्चर में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ रहे हैं। वो कर सकते हैं क्योंकि कल्चर उनका है, कॉपी किया हुआ नहीं है, और यहाँ वो कॉपी किया हुआ है, इसीलिए इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। इसी कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ आज के इस वीडियो को नहीं रोक। क्वेश्चन ले ले यदि आप कहें तो बड़ा अच्छा। किसी ने, श्याम जी कह रहे मलिक शाह तो मुस्लिम इन्वेडर्स को बोला जाता था। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, जब मुस्लिम नहीं थे तभी चाणक्य ने मलिक कहा था, बोला जाता है, था भी नहीं। मलिक वाज वर्ड फॉर एन पर्सन हु वाज आउटसाइडर टू इंडिया, नॉट मुस्लिम।
Maleksh is not a bad word. It simply means outsider who doesn't belong to the land of India. जी सर. सिंपल. तो अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. नमस्कार. नमस्कार साहब. नमस्कार.